बिहार के दरभंगा का मखाना हो या फिर गुजरात के पाटन के साड़ी यहाँ पे बांधनी साड़ी, या फिर दार्जिलिंग की चाय हो या फिर पश्चिम बंगाल की हिल्सा, अब इन सब का कनेक्शन यूके के साथ बड़ा गहरा होने वाला है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच में बड़ा कारोबारी समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत हमारे 99% सामान पर यूके या तो कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो बहुत मामूली लगाएगा। इससे होगा क्या कि हमारे जो सामान पहले जाते थे यूके के मार्केट में, अब ज़्यादा सस्ते में वहाँ पहुँचेंगे। सस्ते में पहुँचेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ भारत में जो इन सामानों का प्रोडक्शन करते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, उनका कारोबार बढ़ेगा, उनमें नौकरी के मौके बढ़ेंगे। और इस कारोबारी समझौते के तहत एक और काम हुआ है, वो ये कि सिर्फ यूके ने ड्यूटी छूट नहीं दी है, हमने भी यूके के कई सारे सामान पर ड्यूटी छूट दी है। अब इसके तहत क्या होगा कि रेंज रोवर गाड़ियाँ हो, स्कॉच विस्की हो, जिसके बहुत लोग भारत में दीवाने हैं, तो उनको बड़े सस्ते मिल सकेगा। क्योंकि पहले ड्यूटी कहाँ 70%, 75%, 100% तक गाड़ियों पर होती थी, अब वो घट करके आधी से भी नीचे आ जाएगी। और ये जो समझौता हुआ ना, उस समझौता के तहत ये कोशिश की जा रही है कि भारत, जो कि दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, यूके जो दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी है, दोनों देशों के बीच कारोबार अगले 5 साल में दोगुना हो जाए। लेकिन जब ऐसे समझौते होते हैं तो हमारे सामान बाहर जाते हैं, बाहर के सामान जब अंदर आते हैं ना भारत में, तो कई बार टेंशन होती है कि हमारी इंडस्ट्री उन सामानों से कहीं चिंतित तो नहीं है, हमारे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान तो नहीं होगा। तो फ़ायदा भी होता है, कुछ सारी चुनौतियाँ भी होती हैं। आज आवाज़ अड्डा में फ़ायदा और चुनौतियाँ दोनों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा जो इस सेक्टर के पूरे तरह से विशेषज्ञ हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। भारत और यूके के बीच जिस ऐतिहासिक एफटीए का लंबे समय से इंतजार था, आज वो पूरा हो गया। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस लैंडमार्क एफटीए पर दस्तखत किए। इस डील के लिए 3 साल से भी ज्यादा वक्त तक भारत और यूके में बातचीत चलती रही। आखिर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मेहनत रंग लाई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी गेम चेंजर डील हकीकत बनी। इसके तहत अब भारत और यूके के बीच औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% रह जाएगा। इस डील में भारत और यूके के बीच बायलैटरल ट्रेड करीब $35 बिलियन का हो जाएगा। ब्रिटिश स्कॉच विस्की और लग्जरी कारें भारत में सस्ती होंगी, तो भारत के किसानों को भी इस डील से बड़ा फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस एफटीए को समृद्धि का समझौता बताया है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के साथ साथ यूके के लिए भी ये डील विन विन है। ब्रेक्जिट होने और ईयू से यूके के अलग होने के बाद यूके के लिए भी इस डील के बड़े मायने हैं। खुद प्रधानमंत्री स्टारमर कह रहे हैं कि इस डील से यूके के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। One of the most comprehensive deals that India has ever done, boosting wages, raising living standards and putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. इस डील से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। अब यूके का मार्केट भारत के लेदर और फुटवियर, इंजीनियरिंग गुड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर और सर्विस जैसे सेक्टर के लिए खुल जाएगा। अगले 3 साल में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भारत से 20% तक बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूके के रिश्तों में मजबूती के लिए क्रिकेट के मेटाफर का भी इस्तेमाल किया। क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन एंड ऑल्सो अ ग्रेट मेटाफर फॉर अवर पार्टनरशिप। आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035
इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। जाहिर है भारत और यूके एफटीए दोनों देशों के लिए नए मौके लेकर आया है और आने वाले दिनों में दोस्ती की डोर और मजबूत होगी। यूके से आने वाली चॉकलेट की मिठास हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर फर्नीचर या डिजाइनर कपड़े, सब मिलकर यहां से दोनों देशों की मजबूती में नया अध्याय लिखेंगे। इस समृद्धि के लिए जो समझौता किया गया है वो वाकई कितनी समृद्धि लाएगा और समृद्धि की संभावनाएं कहां कहां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, पूर्व विदेश सचिव हैं शशांक जी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी हैं, जिन्होंने कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे काफ़ी काम किया है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसके लिए बात की जा रही है एक्सपोर्टर्स के लिए, उस एक्सपोर्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FEO के प्रेसिडेंट SC रल्हान साहब हैं। GTRA के फाउंडर अजय श्रीवास्तव सर हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी बारीकी से, काफ़ी गहराई से देखते हैं। और चूंकि मामला यूके का था तो हमने सीधे यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश कौशिक साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूके के और भारत के संबंधों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शशांक सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये इंडिया यूके FTO को लेकर या फिर ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अब उसकी पूरी तस्वीर निकल के सामने आई है जब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। इसको आप कितना अहम मानते हैं दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने के लिहाज से? देखिए, सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि जब यूके यूरोपियन संघ का हिस्सा होता था तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था भारत और यूरोपियन संघ के FTA नेगोशिएशंस में। फ्रांस, जर्मनी भी थे, लेकिन यूके बहुत फायदा उठा रहा था क्योंकि हमारे और उनके भाषा समझने में आसानी रहती थी। वो जानते थे भारत को बहुत अच्छे तरीके से, हम यूके को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जब से ब्रेक्सिट हुआ तो वो थोड़ा, इसमें मैं कहूंगा कि यूके यही कहता रहा कि हम USA से रिश्ते बढ़ाएंगे, चीन से बढ़ाएंगे, भारत से बढ़ाएंगे, लेकिन भारत उनमें तीसरे नंबर पर था। भारत को थोड़ा सा ये लगा कि अब मार्केट इतना ज्यादा बढ़ा नहीं रहा है यूके का, तो यूरोपियन संघ के साथ में देखा जाए और देशों के साथ में देखा जाए। तो बात चलती रही, कई सरकारें बदल गई यूके के अंदर, लेकिन वो बन नहीं पाया। लेकिन मेरे ख्याल से अब ऐसा मौका आया कि जब से USA में चुनाव का रिजल्ट आया और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भाई हमें जो है हर देश के साथ में करीब करीब हर जगह टैरिफ में लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसको, अमेरिका को बहुत एडवर्स बैलेंस है सब जगह, तो उसको बजाय इसके कि हम मैन्युफैक्चरिंग को हमारे लेकर आएंगे या कोई सर्विस सेक्टर बढ़ाएंगे, उन्होंने ये बात मानी कि टैरिफ्स लगाएंगे। तो इसलिए जो हर देश को, चाहे वो उनका मित्र देश हो, चाहे वो एडवर्सरी चीन जैसा हो या न्यूट्रल और फ्रेंडली जैसे भारत है, तो उसमें भी सबको उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबको तंग करेंगे, सबके 10% इमीडिएटली और उसके बाद में देखेंगे 25% करना है नहीं करना। और हाल में तो देखिए दो बातें हुई। एक तो ब्रिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि हम उनको 100% से ज्यादा टैक्स लगा देंगे। दूसरा, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने आज में बोल दिया हाल में कि रूस के साथ में, चूंकि भारत उनको समझा नहीं रहा है रूस को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए, तो हम इस तरह के देशों पे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे चीन के राष्ट्रपति हों, सब पे हम जो है उनके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ्स लगा देंगे 100% से ज्यादा की। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आवश्यक हो गया था कि एक तरीके से भारत और यूके अगर पुराने जमाने में साथ मिलकर चलना चाहते थे तो अब उनको खड़ा साथ में मिलने की, दिखने की जरूरत थी। और दोनों ने जो है बहुत मेहनत से एक्शन करा और इस तरह के उन्होंने एग्रीमेंट जो करे हैं और काफी डिटेल्स में करे हैं, जो कि हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं शायद वो समझाएंगे कि किस तरीके से इसमें सब बातों को समझाया गया है। तो इसमें करीब करीब समझ लीजिए 99% हमारे गुड्स को फायदा होगा, 90% के करीब ब्रिटिश गुड्स को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम लोग जो है अब वो साउथ एशिया का, यानी कि अब वो पहले कहते थे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भारतीय सब एक से हैं जी, सबके सब ग्रूमिंग गैंग्स में लगे रहते हैं, सबके सब गड़बड़ करते रहते हैं यूके के अंदर। तो अब वो थोड़ा खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब यूके और इंडिया अलग तरीके से आ जाएंगे और जो भारत के खिलाफ लोग करने वहां बैठे रहते थे वो भी अब थोड़ा सा चुप रहेंगे मेरे ख्याल से।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस माहौल में, जिस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जो समझौता किया गया है, कारोबार ये एग्रीमेंट किया गया है, वो इसकी अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इस पे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, उन लोगों से बातचीत करूँगा। लेकिन रल्हान साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रल्हान साहब, इसमें सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कि जो भारत एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक बड़ा बाज़ार मिल जाएगा यूके में। ये बाज़ार एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी अहमियत रखता है? देखिए, ऐसे है कि यूरोप में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त रिसेशन है, अमेरिका में भी रिसेशन है। हमारी जो यूके की मार्केट थी वही चल रही थी। हमारे वहाँ टैरिफ ज़्यादा होने की वजह से अब जो कम हुआ है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले जैसे $45 बिलियन था तो टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी अगले 5 साल में ये 120 बिलियन तक का एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि हमारी 99% ऑफ दी प्रोडक्ट्स जो अभी एक्सपोर्ट हो रही हैं वो कवर्ड है। तो उससे हमें 2-3 फायदे होने वाले हैं। एक तो यहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, वो हम देख रहे हैं क्योंकि क्वालिटी ही चाहता है यूके और क्वालिटी ही हम लोग बना रहे हैं। तो जैसे लेदर हुआ, गारमेंट हुआ, ये सब चीज़ें, फुटवियर हुआ, ये सारी चीज़ों के लिए एक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट खुल जाएगी। इसलिए ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे ख्याल में ये मैं जो कैलकुलेशन दी है आपको हमारे हिसाब से, और इसके अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ है, कम से कम 1 लाख आदमियों को आई एम सॉरी कि 1 लाख आदमियों को नौकरी मिलेगी। हाँ, तो ये ये रोजगार ऐसी के सारी मौके, एक उनके लिए एक, हाँ, रोजगार के मौके मिलेंगे बहुत और कई बहुत सारे बढ़िया सेक्टर मौका का है। हाँ, या, बहुत बढ़िया क्योंकि मौका है। अजय श्रीवास्तव जी, क्योंकि जो मैं फिर एक्सपेंशन होगी उससे लोग अपनी मशीनें बढ़ाएंगी, मशीनें बढ़ाने से उसमें लेबर चाहिए, ये सारा जो सिनारियो पैदा होगा उसमें नौकरी को तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अजय श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल मैं राकेश मोहन जोशी सर से लेना चाहता हूँ। जोशी सर, आपने इस पूरे एग्रीमेंट की चीज़ों को अब तो देख लिया होगा, उसके डिटेल काफ़ी सारे सामने आ चुके हैं, तो आप इस एग्रीमेंट को कैसे देख रहे हैं? ये दोनों लिहाज से भारत के लिए यूके का बड़ा मार्केट मिल रहा है और दूसरा यूके के लिए भी भारत का मार्केट खुल रहा है। देखिए, ये एग्रीमेंट जिस समय पे हुआ है, इसका टाइमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब सारा विश्व जो है वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। और इस समय वातावरण इस तरह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के बाद में जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ एंड अनसर्टेनिटी का जो वातावरण हुआ है, जिसके अंदर आप अलग अलग देशों पे अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं और बहुत सारे देशों से डील नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा था 90 दिन में 90 डील होंगे, आपने 3% 2% से टैरिफ हटा के 20% मिनिमम कर दिए, 10% कर दिए। तो इसके अंदर मुझे लगता है ये डील एक जो है ना, एक मास्टर स्ट्रोक है, एक गेम चेंजर है, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर कैसे एक ट्रेड एग्रीमेंट को किया जाए। 3.5 साल से भारी इंटेंस नेगोशिएशन के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज इसके अंदर भी थे, जिसको हमारे नेगोशिएटर्स ने बहुत ही इफेक्टिवली हैंडल किया है और लास्ट में ये साबित कर दिया है, ये न केवल यूके और इंडिया के लिए बट पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है कि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस से, वार्ता से, डिप्लोमेसी से एक लॉन्ग टर्म विन विन एग्रीमेंट किया जा सकता है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट भारत ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि इसमें जो इश्यूज कवर किए गए हैं, इसमें सर्विसेज का
कवरेज है, इसमें डिजिटल ट्रेड का कवरेज है, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, लेबर इश्यूज हैं, प्रोफेशनल्स का ट्रांसफर है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही मतलब यूनिक और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील जो है वो मुझे लगता। अच्छा, यूके के अंदर पोस्ट ब्रेक्सिट उनकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा स्लंप रहा, काफी स्लंप रहा, और देखते देखते ही भारत की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में तीसरे नंबर पे आ गई, 4.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर, कंपेयर टू इस समय यूके की लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। उसके साथ ही भारत के अर्थव्यवस्था की हमारी विकास की गति 6.4% है, जबकि यूके की 1.2 है। सो इस स्लो अर्थव्यवस्था के अंदर भारत को तो निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा, बट आज के सारे ब्रिटिश अखबारों को आप स्कैन करके देखिए, हर ब्रिटिश अखबार ये लिखता है कि ये एक विन विन स्ट्रेटेजी है, इट्स ए विन फॉर यूके, क्योंकि वहां पे जॉब क्रिएट करेगा, कस्टमर के लिए प्राइस रिडक्शन देगा और कस्टमर पे सेविंग होगी और उनकी जेब में पैसा आएगा। तो ये उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए तो इसलिए अच्छा है क्योंकि हमको जिस चीज में मार्केट एक्सेस चाहिए था, स्पेशली द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है हमारे, जैसे कि टेक्सटाइल है, लेदर है, गारमेंट है, टॉयज हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, इसके अंदर हमको लगभग मेराइन है, इसके अंदर 99% प्रोडक्ट्स में हमको ड्यूटी फ्री बाजार का जो यूके का एक्सेस मिला है, और एग्रीकल्चर इटसेल्फ का मार्केट 37.5 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो ये मुझे लगता है कि भारत के प्रोडक्ट्स को इस कठिन विश्व व्यवस्था की स्थिति में, जबकि इस समय हमारे प्रोडक्ट्स को अमेरिका के अंदर थोड़ा सा धक्का लग सकता है, तो यूके का एक बड़ा बाजार हमको मिलेगा और एक ट्रेड नेगोशिएशन का एक पैटर्न मिलेगा, और मुझे लगता है कि फ्यूचर के ट्रेड के लिए एक रोड मैप और एक फ्रेमवर्क साबित होगा। और इसके साथ साथ ही हमारे प्रोफेशनल्स की मूवमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें कवर हुआ है, जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी का उनको जो कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, तो ये एक बहुत ही मतलब जो है ना अभी एक बड़ा ऑलमोस्ट वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट। हाँ 75,000 लोगों को फायदा होगा, इस ऐसा असेसमेंट किया गया है। अजय श्रीवास्तव सर, आपके हिसाब से इस डील के सबसे कौन सा क्रूशियल पार्ट है या फिर क्या गेम चेंजर कौन से पार्ट आपको दिखा? तो ये पहला डील है जहां दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है, इसमें सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स अधिक है गुड्स से। हमेशा हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट अधिक होता है, सर्विसेज का थोड़ा उससे कम होता है। यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूके को, वहाँ भी सर्विसेज अधिक है, और यूके का जो एक्सपोर्ट है इंडिया को भी सर्विसेज अधिक है। तो सर्विसेज में जो दोनों देशों ने एक दूसरे को कंसेशंस दिए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। गुड्स में जो बातें की जा रही हैं कि हम करीब 90% जो यूके के प्रोडक्ट हैं उन पर टैरिफ ज़ीरो कर रहे हैं और यूके 99 पर कर रहा है, बात सही है। लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो जो 99% पर यूके ज़ीरो कर रहा है, उसमें करीब आधे पर तो MFN टैरिफ जो पूरी दुनिया के लिए होता है वही ज़ीरो है। तो जैसे कि हमारा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, हमारा फार्मास्यूटिकल्स है, हमारी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब चीज़ों पर जो है ऑलरेडी टैरिफ जीरो था, तो उनको FTA से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो जीरो थे, जीरो ही रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जो सारे लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स है, लेदर है या हैंडीक्राफ्ट्स है, इन सब में यूके टैरिफ ज़ीरो कर रहा है, तो इन सब का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन हमको बहुत खुश नहीं होना चाहिए। यूके जो है डेवलप्ड कंट्री है, और जब तक बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं हैं तब तक एक्सपोर्ट बढ़ने में दिक्कत होगा। तो जो हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो हाई क्वालिटी गुड्स बनाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो लोग मिड मार्केट में सप्लाई करते हैं, लो एंड मार्केट में सप्लाई करते हैं, उनके लिए शायद ये मार्केट नहीं खुलेगा। ऐसा हम देख चुके हैं। जब हमने जापान के साथ में FTA किया था तो हमने सोचा कि गारमेंट, वो भी डेवलप्ड कंट्री है यूके जैसे, तो हमारे गारमेंट काफ़ी जाएंगे, लेकिन वो गारमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं। तो हमको यूके के केस में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हाई क्वालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें अगर हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो अगर हम समराइज़ करें तो आधे प्रोडक्ट में FTA से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी ज़ीरो टैरिफ में जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बाकी आधे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेबर इंटेंसिव गुड्स, वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा अगर हम अपनी क्वालिटी पे ध्यान देंगे।
तो पहली बात यह है। इसमें दूसरा अपने अगर हाँ अपने जी 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 हाँ हम प्लीज अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं नहीं, आपने नहीं, मैंने कर लिया, आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट बात कही। एक तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट पर एफएम टैरिफ के तहत पहले से ड्यूटी नहीं था, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग को लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए एक बड़ा मार्केट वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन सवाल उठता है क्या हम इसको कैप्चर करने में कितने सक्षम हैं। इस पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन नरेश कौशिक सर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नरेश कौशिक सर, वहाँ पर क्या रिएक्शन है यूके में, वहाँ पर कैसे देखा जा रहा है इस डील को? देखिए, ये ब्रिटेन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण डील है। ब्रिटेन में जब से ब्रेक्सिट लागू हुआ 2020 से, यानी 5 साल पहले, तब से ब्रिटेन ने किसी भी बड़ी ताकत के साथ में कोई डील नहीं किया है। जापान के साथ किया है, या जो है जापान कह सकते हैं एक बड़ी ताकत है, लेकिन भारत जितनी आर्थिक दृष्टि से वो नहीं इस समय मानी जाती। इसी तरह से जापान के ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, लेकिन उसका अमेरिका के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ अभी ठीक से पूरा डील नहीं हो पाया है। इसलिए भारत के साथ ये डील उसके लिए एक तरह, जैसे भारत को वो एम्पायर के जमाने में जूल इन द क्राउन कहते थे, आज हालात बदल चुके हैं आज भी, लेकिन भारत नए हालात में ब्रिटेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि दोनों देशों के बीच में व्यापार सिर्फ 2% के करीब है इस समय, और भारत के लिए ब्रिटेन कोई 16वें नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर है, तो भारत के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भारत को भी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये इस तरह से किसी और G7 जो देश हैं उनमें से किसी के साथ अभी तक भारत ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है। तो ये एक तरह से ये लेसन है, एक तरह का सबक दे रहा है भारत, एक संकेत दे रहा है अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को, जिनके साथ बातचीत चल रही है काफी समय से, कि हम इस तरह का डील कर सकते हैं। और कुछ भी आप कहें, ब्रिटेन जो है 6ठे नंबर की आर्थिक शक्ति है, तो इसलिए आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो भारत के लिए भी इसका फायदा है, लेकिन ब्रिटेन को इससे काफी फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा मैं जो एक और बात जी ये बात जी, आपका लगता है नेटवर्क इशू है यहाँ पे नरेश कौशिक साहब। एक बार नेटवर्क आपका मजबूत हो तो फिर दोबारा आप कांटेक्ट करेंगे। लेकिन एक जो बात इन्होंने कही वो इम्पॉर्टेंट है कि 6ठी बड़ी इकॉनमी है, ब्रिटेन के लिए बड़ी बात है और भारत के लिए भी यहाँ पे बड़ी बात। मैं वापस उनके पास जाऊँगा, लेकिन वापस से आते हैं अजय श्रीवास्तव जी आपके बात पे कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है को बड़ा मौका मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर भारत का इसके लिए कितना तैयार है, ये एक सवाल आपने उठाया था। रल्हान साहब से पूछते हैं। रल्हान साहब चूँकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर की इंडस्ट्री के खुद मालिक भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। रल्हान साहब, ये कितना बड़ा कंसर्न है कि यूके जैसे बाज़ार में, डेवलप कंट्री है, वहाँ के बाज़ार में काफ़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट लोग ढूंढते हैं, काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट लोग ढूंढते हैं, वहाँ के बाज़ार में ज़्यादा से सामान हम भेज सके बड़े पैमाने पर, इसके लिए हमारी इंडस्ट्री कितनी तैयार है? क्या इतने स्किल्ड लेबर हैं हमारे पास, ऐसी टेक्निक है हमारे पास? देखिए, जो इस वक्त हालात ये है कि यूके में फ्ली मार्केट वाला हाल नहीं है। यूके में बहुत अच्छी क्वालिटी लेते हैं कि वो अपने एक आइटम भेजते हैं, उसकी ड्राइंग भेजते हैं, मतलब उसको बड़े ध्यान से वो रेसिप्रोकल सैंपल भेजा जाता है, फिर वो चेक करते हैं, फिर जाके लेते हैं। और आजकल की एमएसएमई वो वाली एमएसएमई नहीं रही है, बड़ी स्किल्ड है और बड़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली है। उसके लिए ये बहुत ही सुनहरी मौका है। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि एमएसएमई के लिए अगर ये मार्केट अब खुल जाएगी तो एमएसएमई के साथ कई लोग आके, जो हमारी भी बात हो रही है, एमएसएमई के यूनिटों के साथ जाके ये कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वहाँ भी बैठे हैं, उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है, तो वो आके ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि उनका मार्जिन कम हो जाए और वो ज़्यादा मार्जिन बन जाए उनका। तो कहने का मतलब ये है कि हमें
एमएसएमई को तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एमएसएमई को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। शशांक सर, ये एक इशू है, ठीक है, अभी रलान साहब ने कहा कि अब एमएसएमई को पुराने चश्मे से मत देखिए, अब वो पहले वाली एमएसएमई नहीं रही, वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, काफ़ी एडवांस टेक्निक से लैस है। लेकिन जब बड़ा बाज़ार खुलता है तो डिमांड ज़्यादा आता है, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो आपको स्केल चाहिए, प्लांट का स्केल चाहिए, कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट का। उस स्केल की कई बार कमी खलती है अपने मार्केट में। अब आपको लगता है कि ये एक बड़ा मौका है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिले, इंडस्ट्री खुद भी इसको लेके पहल करे? आपने बिल्कुल ठीक कहा और रलान साहब ने बहुत अच्छा बात उठाई है कि जो अभी तक हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत एनकरेज करते थे और वो एक तरह से स्टैंड अलोन टाइप की चीजें रहती थी, उनका कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं होता था। अब जो है ये एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन बननी शुरू हुई है तो बहुत आवश्यक है कि जो ये मौके मिल रहे हैं एफटीए वगैरह के साथ में, तो एमएसएमईज को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए, हैंड होल्डिंग होना चाहिए, उनका फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऐसा होना चाहिए सो दैट ग्रेजुअली दे कैन बिकम फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्योंकि शुरू में फायदा होगा हमको विद रेफरेंस टू राइवल एक्सपोर्टर्स फ्रॉम साउथ एशिया, जो हमारी तरह की ही चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको चूंकि एफटीए का फायदा होगा। अभी कई मायनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान को फायदा होता था, हैंडलूम वगैरह में जीरो ड्यूटी देते थे, हम ड्यूटी ज्यादा देते थे, तो अब उसमें करीब करीब बराबर हो जाएगा। तो मैं समझता ये हूँ कि ये बहुत एक मौका है जिसमें भारत के कंपनीज को अपने एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, क्वालिटी बढ़ानी होगी। अगर वो नहीं बढ़ा पाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर फायदा ज्यादा नहीं होगा और हमको रिव्यू करना चाहिए आफ्टर फ्यू ईयर्स कि हम इसका वाकई में फायदा उठा पाए या नहीं। ये आपको बढ़ावा देना होगा, अपने स्केल बढ़ानी होगी, अपनी टेक्निक बढ़ानी होगी। जोशी सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के एग्रीमेंट करने के बाद वाकई इस पोटेंशियल को टैप किया जाए तो कुछ खास इनिशिएटिव भारत सरकार की तरफ से लेनी चाहिए ताकि स्केल भी पैदा हो, उस तरह के स्किल भी पैदा हो? नहीं, इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। देखिए, जो सबसे बड़ी बाजार में अनेक प्रॉब्लम है, उसका टैरिफ का कम होना तो इम्पोर्टेंट ही है। तो टैरिफ का कम होने से हमारी चीज़ें यूके के बाजार के अंदर कॉम्पिटिटिव होंगी। जब ये चीज़ें हमारी कॉम्पिटिटिव होंगी तो उसके अंदर मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होगा, और जब मुनाफा ज़्यादा होगा तो एडिशनल अमाउंट ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, एमएसएमई हैं, ये उसमें स्पेंड कर पाएंगे, स्पेशली क्वालिटी के लिए। क्वालिटी के लिए भारत के अंदर हमने एक ढांचा खड़ा किया है, क्यूसीओ का मैकेनिज्म जो आया है उससे क्या है कि अपने आप क्वालिटी के अंदर सुधार है। वैसे भी एक्सपोर्टर्स को हैज टू मीट द क्वालिटी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाहिए, जो यूके के बाजार में चाहिए। ये बात सही है कि यूके का बाजार एक हाई एंड बाजार है। यूके का बाजार इंडिया के बाजार से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट चाहिए। यूके के बाजार के अंदर एक और है कि 30% वहां का ई कॉमर्स ऑनलाइन बाजार है, जबकि भारत में 10% का ऑनलाइन बाजार है। बाजार में डिफरेंस निश्चित रूप से है। ये भी बात सही है कि भारत का बाजार बड़ा ज्यादा है। भारत कम से कम 1.2-1.3 ट्रिलियन का बाजार है, यूके का लगभग 550 बिलियन का बाजार है। लेकिन वो एक अलग तरह का बाजार है, और उसके लिए मुझे लगता है कि जैसा कि रलन साहब ने साफ बताया कि भाई अब भारत की एमएसएमई वो नहीं रही है। हमारी भारत की एमएसएमई एक निच सेक्टर में भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब ये क्वालिटी, ये नई कंपनियां उस बाजार की तरफ देखेंगी प्राइस कॉम्पिटिटिव के कारण और एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो दे विल बी फोर्स्ड टू गो फॉर ए बेटर क्वालिटी। और यही चाइना में, चाइना की क्वालिटी इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ थी, और जब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ थी तो दे वर फोर्स्ड टू डू इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। और जब उन्होंने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ, और धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। तो मुझे लगता है कि एक वर्चुअस साइकिल है जिसके अंदर भारत जा रहा है। जब बाजार मिलेगा, इंपोर्टर कहेगा कि आपको इस क्वालिटी पैरामीटर्स को मिलना है और उस क्वालिटी पैरामीटर को फुलफिल करना है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारी एमएसएमई और सभी संस्थाएं क्वालिटी बढ़ाएंगी। अच्छा, इसमें प्रोडक्शन में एक चीज और होती है, भारत में एक डोमेस्टिक क्वालिटी और एक एक्सपोर्ट के लिए वी हैव टू हैव ए क्वालिटी क्लाइंट स्पेसिफिक। तो मुझे लगता है कि इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन ये एफटीए भारत के ट्रेड की ग्रोथ में, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मील का पत्थर साबित होगा।
हाँ, लेकिन जो अभी अजय श्रीवास्तव जी ने सवाल उठाया, मुद्दा उठाया कि जापान के साथ यही बात हो रही थी, लेकिन ये हुआ कि हम लोग उसके डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाए। वो स्किल नहीं आया जिससे उस क्वालिटी के प्रोडक्ट को हम कर पाएँ। अब क्या बदल गया है कि हम इस मार्केट को फुलफ़िल कर पाएंगे? जोशी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, वो जापान वाली स्थिति अलग थी, अब स्थिति अलग है। जापान का बाजार अलग था, ये बाजार अलग है। और उसके अंदर जैसा कि अब देखा आ रहा है कि क्योंकि ये निश्चित रूप से परेशानी आएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड। हमारे ट्रेड फैसिलिटेशन उसके बाद में काफी हुआ है। उसके बाद में आप देखो हमारे लॉजिस्टिक्स में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, उससे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस सही है। और ये बात सही है कि अनलेस वी आर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव तो आपके लिए कोई भी बाजार नहीं है। एफटीए कैन ओनली फैसिलिटेट, बट अल्टीमेटली सरकार कैन नॉट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज टू बी डन बाय द एक्सपोर्टर्स देमसेल्व्स। तो ये तो एक्सपोर्टर को। रलान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। रलान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। रलान साहब, मैंने यही कहना है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो एक्सपोर्टर के ऊपर नहीं लगता है। ये एक्सपोर्टर के ऊपर, दो एक्सपोर्टर्स के जो लिए वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन जब क्यूसीओ लगता है तो जब हम लोकल मार्केट में भी थोड़ा माल बेचते हैं तो सरप्लस ऑफ एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हम बनाते हैं एज पर दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूके और अमेरिका, एंड दे हैव द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। मेरे ख्याल में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आंख बंद करके नहीं लगाने चाहिए। इसके लिए पहले सोचो, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, इसके लिए और ये देखो कि क्या ये एक अलग स्टाफ। मुद्दा है। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं डोमेस्टिक किसी ने मार्केट में बेचते उठाया हैं तो था, अलग इसलिए अलग मैंने बेंचमार्क बोल यहाँ दिया। पर। हाँ, नहीं, आपने अच्छा किया बताया, ये ज़रूरी था। नरेश कौशिक साहब जुड़ गए हमारे साथ वापस से। कौशिक साहब, अभी हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि यूके के बाज़ार में भारतीय प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर जाएं, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट जाएं, उस स्केल के जाएं, उसके लिए भारत कितना तैयार है। मैं यूके की तरफ से पूछूं तो यूके में भारत के प्रोडक्ट को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात कर लें या फिर स्केल की बात करें तो? देखिए, भारत में के प्रोडक्ट का धीरे धीरे स्तर यहाँ अच्छा हो रहा है। अब अगर बाकी एशियाई देशों की तुलना करें, चीन ने बहुत तरक्की की है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने में, लेकिन जो भारत के जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं एशिया में, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनके मुकाबले भारत के प्रोडक्ट यहाँ ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और उस लिहाज से यहाँ ब्रिटेन में असल में क्वालिटी का बहुत महत्व है। इसीलिए यहाँ अमेरिका के साथ जो ठीक से अभी एग्रीमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, एक मिनी डील होके चुका है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका बहुत सारे अपने इंफीरियर क्वालिटी के, खासकर फूड प्रोडक्ट यहाँ भेजना चाहता है, जिसके लिए ब्रिटेन तैयार नहीं है। इसी तरह से जो यूरोपियन यूनियन के साथ भी अमेरिका की यही समस्या है। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अपनी क्वालिटी को वो और आगे बढ़ाए, ताकि वो और जो यूरोपियन देशों की जो का जो माल है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस देश में एंटी ब्रेक्सिट माहौल है। तो यहाँ पर इस समय बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें यूरोप में वापस जाना चाहिए, लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी कहता है कि नहीं, ये ब्रेक्सिट हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जो भारत के साथ जो ये समझौता हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम ब्रेक्सिट के अलावा भी हम बड़े देशों के साथ में संबंध बेहतर कर सकते हैं और अच्छा डील कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है। और भारत इस डील से जो यहाँ ब्रिटेन में जो और कई चीजें आने वाली हैं, जो जैसे हम विस्की की बात तो बहुत कर रहे हैं, यहाँ ब्रिटेन की विस्की यहाँ जाएगी, स्कॉच विस्की भारत में काफी पसंद की जाती है, लेकिन भारत की वाइन
जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पर आजकल बन रही है, वो ब्रिटेन में इस ट्रेड डील के बाद आएगी। इसी तरह से गोवा की जो फैनी है, केरल की जो टोडी है, वो भी यहाँ आई। उसके बारे में तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि भारत में इस तरह की चीजें बनती हैं, इस तरह का लिकर बनता है, इस तरह का अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जो भारत में से यहाँ पर आ सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मशीनें, अब जैसे ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि भारत कारें ब्रिटेन में निर्यात करेगा। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस ट्रेड का एक हिस्सा है, ट्रेड डील का, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत से यहां आएंगे। यानी अब एक तरह से भारत एक छोटे स्तर पर ही सही चीन को चुनौती दे रहा है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम ये सोच ही नहीं सकते थे कुछ समय पहले तक कि भारत के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यहां पर आएंगे, जबकि इस ट्रेड डील के बाद में बहुत सारे आएंगे। और भारत को जो फायदा होगा, जिसके लिए अमेरिका में थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है और ट्रंप पर दबाव बढ़ सकता है, जो एयरबस और जो यहाँ की जो इंजन वाली जो बनाने वाली जो कंपनी है रोल्स रॉयस, उसके साथ जो बात हो रही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत जो मेक इन इंडिया में जो डिफेंस प्रोडक्ट बना रहा है, जो हवाई जहाज अपने युद्धक विमान जो बनाने जा रहा है, उसमें इनका काफी योगदान होगा। तो अब अमेरिका में ट्रंप पर दबाव पड़ेगा कि वो भारत के साथ में एक अच्छा डील करें, भारत पर दबाव ना डालें। एक अच्छा एंगल है। हाँ, ये भी एक अच्छा एंगल है कि यूके के साथ डील का यूएसए पर भी दबाव यहाँ पे बनेगा। इस पर आऊँगा। अजय श्रीवास्तव साहब, आपने ड्यूटी स्ट्रक्चर का स्टडी किया होगा। अभी ड्यूटी घटने से पहले और ड्यूटी घटने के बाद भारतीय प्रोडक्ट यूके के बाज़ार में कितने कॉम्पिटिटिव रहेंगे, चीन के मुकाबले, बांग्लादेश के मुकाबले, ताइवान के मुकाबले? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, यूके है, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के टैरिफ्स बहुत लो होते हैं। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के टैरिफ हाई रहते हैं, बाकी सबके काफ़ी लो रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्टली ज़ीरो हैं, फार्मास्यूटिकल्स मोस्टली ज़ीरो हैं। एग्रीकल्चर के टैरिफ अधिक रहते हैं, लेबर इंटेंसिव के अधिक रहते हैं। तो ऐसा मैंने शुरू में कहा कि आधे प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी ज़ीरो में जा रहे हैं। बाकी जो आधे प्रोडक्ट हैं उसमें लेबर इंटेंसिव में ड्यूटी 6% से 20% तक है। तो इन सबको फ़ायदा होगा, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर, सबको फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने कहा कि वो डेवलप्ड कंट्री हैं तो हाई क्वालिटी गुड्स। और दूसरा, जो लास्ट ईयर एक यूके गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो उन्होंने कहा जो इंडियन गारमेंट और टेक्सटाइल बनाने की प्रोसेस है उसमें बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है और वो अनसस्टेनेबल है। तो हमको इंडिया से जो ये सब चीज़ें आएंगी उनके हमें रोक देना चाहिए या टैक्स लगाना चाहिए। तो वो सब इशू डिस्कस नहीं हुए हैं एफटीए, वो अलग के इशू हैं। तो अभी के हिसाब से हमको मिल गया है, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स जाएंगे। लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी या कुछ और फैक्टर आ जाते हैं बीच में तो हमको डील करना पड़ेगा, चैलेंज होगा। हाँ, जी हाँ। तो ये तो बात रही। हाँ, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आगे चलकर शो में डिस्कस करूंगा। एक तो ऑटो सेक्टर को लेकर के, हमारे जैसे एक नरेश कौशिक साहब ने कहा कि हमारे ऑटो ईवी गाड़ियां वहां पे जाएंगी, लेकिन वहां की भी गाड़ियां हमारे यहाँ आएंगी और हाई एंड गाड़ियाँ आएंगी, 1500 सीसी से नीचे वाले भी कुछ गाड़ियाँ आएंगी। ये कितना बड़ा कंसर्न हमारे इंडस्ट्री के लिए होगा। और दूसरा, जो हम लोग इसमें जो सर्विस सेक्टर में जो एक बड़ा हिस्सा है इस एग्रीमेंट का, उससे कितना बड़ा फ़ायदा होगा, इस पर चर्चा रही। यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो ट्रेड एग्रीमेंट कितना बड़ा मौका भारत के लिए है। हमारे साथ हैं IIFT के वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी सर। जोशी सर, एक जो मुद्दा है वो ऑटो को लेकर के, ऑटो पे लेके कई बार इंडस्ट्री ने भी आवाज़ उठाई कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा ढील देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि ऑटो सेक्टर भारत का अभी इस उभर करके अब दुनिया में जगह जगह नाम कमा रहा है। ऐसे में ऑटो सेक्टर में ड्यूटी कम करना, यूके की गाड़ियों को यहाँ पे कम ड्यूटी में आने की छूट देना, ये ऑटो सेक्टर के लिए चुनौती हो सकती है क्या भविष्य में? नहीं, अब जैसा कि इसमें आप देखिए कि 100% से 10% ड्यूटी करने का भी प्रावधान रखा गया है, लेकिन उसमें एक टैरिफ रेट कोटा का प्रोविजन है जिससे कि अचानक जो है वो बाजार में डिसरप्शन ना हो। लेकिन ऑटो सेक्टर में मुझे क्या लगता है कि देखिए, भारत का ऑटो सेक्टर काफी मेच्योर है और वो जो गाड़ी आएगी वहां से, दैट शुड बी ए हाई एंड काइंड ऑफ द कार्स।
तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भारत के ऑटो सेक्टर को इट इज गोइंग टू बी ए बिट कॉम्प्लीमेंट्रिटी, एंड इसमें ऐसा लगता है कि हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट करें, अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बताएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, क्योंकि यूके के जो बड़े कार मैन्युफैक्चरर हैं दे आर ऑल्सो ओन्ड बाई टाटा, जिसे जुगुआर है। तो वो एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें देखिए, ये जब भी आप किसी भी देश के अंदर टैरिफ कम करते हो तो डोमेस्टिक के अंदर आपको विरोध का सामना करना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिकॉज दे हैव बीन ऑपरेटिंग इन ए प्रोटेक्टेड मार्केट, वो उनको उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और अल्टीमेटली वो गाड़ी के इधर आने से हमको भी हाई एंड गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्मॉल कार्स इन द स्मॉल सेक्टर। हमको हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कि क्वालिटी का थोड़ा जो इंप्रूवमेंट है वो है, और इससे अगर फर्क पड़ेगा तो हाई एंड गाड़ी पे पड़ेगा, बट लो एंड और मिडिल एंड पे नहीं पड़ेगा। लो एंड ऑटो के अंदर भारत अभी भी अनक्राउंड किंग है। उसके अंदर अगर आप टू व्हीलर की बात करते हो तो हम सबसे ज्यादा टू व्हीलर दुनिया में प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक विन विन सिचुएशन होगी। और आज आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को खुद देखा कि जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी यूके में कम होगी, इंपोर्ट ड्यूटी के कम होने से उन्होंने खुद कहा है कि कस्टमर को कम पैसे देने पड़ेंगे, उनकी जेब में सेविंग ज्यादा होगी, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन में कमी होगी। लेकिन हमारे यहां देखिए ऑटो का इंपोर्ट और विस्की का इंपोर्ट, विस्की हिंदुस्तान के अंदर जिसमें हमने 150 से 75% टैरिफ किया, उसके बाद भी उसमें अब दो इंपॉर्टेंट चीजें, हिंदुस्तान के अंदर स्कॉच का सबसे बड़ा बाजार है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है स्कॉच का, हिंदुस्तान विस्की का दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है वॉल्यूम वाइज। लेकिन जो विस्की आएगी हमारे यहां पे वो हाई एंड विस्की होगी, लगभग 14 to 18 ईयर्स मेच्योरिटी वाली विस्की आएगी। और विस्की हमारे यहां रादर देन गोइंग फॉर रिटेल कंजम्पशन, इट विल गो फॉर B2B ब्लेंडिंग, जो ब्लेंडेड अपन सिंगल माल्ट या दूसरी तरह की IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो हम बेचते हैं, उसमें ये काम आएगी। तो उसके अंदर जैसे कि जो सबसे बड़ा फायदा होगा कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर को विस्की एक कंपिटिटिवली कम कीमत पे मिलेगी। लेकिन 70% तो बेसिक ड्यूटी है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि हमारी एक्साइज ड्यूटी का भी प्रोविजन है, 100% से 200% भी एक्साइज ड्यूटी है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है ना, और कर्नाटका के अंदर है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक्साइज ड्यूटी है। तो कस्टमर पे उसका फर्क क्या पड़ेगा, बट B2B के अंदर ये फर्क पड़ेगा कि B2B में विद 75% ऑफ द ड्यूटी ये इनपुट की कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। और इसलिए जो IMFL है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, उसमें जो विस्की की कैटेगरी है और इवन जिन की जो कैटेगरी है वो प्राइस कॉम्पिटिटिव होगी। अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को हिंदुस्तान में दो बात नहीं भूलनी चाहिए, यू विल नेवर बी इन द इंटरनेशनल मार्केट अनलेस यू आर कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस, and you will also lose even the domestic market even if you are not competitive in terms of quality and price। तो क्वालिटी और प्राइस पे कॉम्पिटिटिव के लिए मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, सरकार को मिलकर इफर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए सरकार के विभिन्न विभाग, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये साइलोज में काम ना करें, मिलकर काम करें। बिल्कुल, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया यहाँ पे अजय श्रीवास्तव सर, कि जब बाहर के विस्की की एग्जांपल ले लें, विस्की यहाँ पे आती है तो इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे घरेलू वाइन पे 100% तक एक्साइज ड्यूटी जिन देशों ने लगा रखा है, जिन राज्यों ने लगा रखा है, तो कॉम्पिटिटिव होने को उनको घटाना पड़ेगा कि नहीं? मैं सही समझ रहा हूँ? देखिए, तो मैंने किसी से बात की जो कि ये अल्कोहल विस्की सेक्टर में पूरी ज़िंदगी उन्होंने बिताई है। वो कह रहे हैं कि आपने टैरिफ कम कर दिया, अभी क्या होगा कि ये जो अल्कोहल से जो टैरिफ है ये स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का इस समय। तो वो जैसे ही टैरिफ कम होगा तो जो स्टेट कमिश्नर्स हैं जो अल्कोहल से डील करते हैं वो बुलाएंगे अपने यहाँ के डीलर्स को और कहेंगे ठीक है, तुमको जो है 400 रुपये पर बॉटल में फ़ायदा हो रहा है, चलो इतना टैक्स बढ़ा देते हैं। वो कह रहे हैं कंज्यूमर को फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये बात जिसने कही है वो जिंदगी भर उन्होंने बिताई है।
इसमें, और काफ़ी सीनियर पोजीशंस में रहे। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ अभी, लेकिन ये बहुत बड़ा वो है कि कंज्यूमर को इसमें नहीं, वो कोई टैक्स किस भी पे बढ़ा देंगे? टैक्स वो इंपोर्टेड टैक्स इंपोर्टेड आइटम पे स्टेट, बढ़ा देंगे। हाँ स्टेट जो टैक्स लेता है वो बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर को उतना ही मिलेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं आप तो सेटल्ड हो, अगर 1,000 की बॉटल मिल रही तो 1,000 कंज्यूमर को मिलती रहेगी। हम आपस में अच्छा। अपना टैक्स रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होने वाला है इससे। तो ये हालांकि मैं एक अल्कोहलिक हूँ नहीं, तो मुझे इंडस्ट्री की चिंता है, विस्की महंगे होने की चिंता मुझे नहीं है, खैर। लेकिन ये एक मुद्दा है। एक चीज़ और आपसे पूछ लूँ मैं, फिर और जाऊँगा दूसरे मेहमानों के पास। ऑटो सेक्टर को लोग के जो सवाल पूछा राकेश मोहन सर से, तो उन्होंने जवाब दिया कि इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। मैं ये सवाल इसलिए पूछा चूँकि हम लोगों के सामने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई, तो कुछ ही समय में वहाँ ऑस्ट्रेलिया जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर था ऑटो सेक्टर में, 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी उसकी हो गई। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ऑटो सेक्टर को क्या अपने आप को रीडिफाइन करना होगा, या फिर क्या चुनौतियां होंगी उनके लिए, ताकि इम्पोर्टेड गाड़ियों से वो मुकाबला कर सकें? तो देखिए लक्ष्मण जी, हम केवल एफटीए की बात कर रहे हैं, हम ऑटो सेक्टर के ऊपर एमएफएन टैरिफ एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहे, हम एक कंट्री को बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन एफटीए तो कोई चैरिटी है नहीं। अगर हमको 100 रुपए मिलेंगे तो हम 100 रुपए का सामान उनको देंगे, 100 रुपए का फायदा देंगे। अगर हमको 100 रुपए का फायदा वो दे रहे हैं, तो वो बैलेंस चूंकि मुझे नहीं दिख रहा है। और नंबर 1, नंबर 2, देखिए ये ऑटो सेक्टर में जो ड्यूटी कम की है ना, हमने किसी एफटीए में नहीं की, फर्स्ट टाइम इसमें की है हमने। तो एक इंडिया जो है चेंज ऑफ डायरेक्शन कर रहा है ऑटो सेक्टर खोलकर। आज हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाई एंड कार्स को मिलेगा, 15 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, टीआरक्यू है। लेकिन यूरोप खड़ा हुआ है कंक्लूड होने के लिए, देखिए वहां पर इससे डबल हमें देना पड़ेगा। अमेरिका हमसे छीन कर ले लेगा, ठीक है। और जब मैं बताता हूँ, मैं 10 साल पहले निगोशिएट कर रहा था यूरोप के साथ में, तो जब वो कुछ बातें मीडिया में आ गई तो हमें तुरंत जापान और साउथ कोरिया वालों ने कहा कि जब आप यूरोप से बात कर रहे हैं खोलने के लिए, हमने तो आपके कंट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, आप एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है, हमको क्यों नहीं दे रहे हो, हमारे लिए भी खोलो। तो हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अब आप देखिए 5 साल में हमारा ऑटो सेक्टर में कितना ज़्यादा ओपनिंग करेंगे। जस्टिफाई हमेशा कर सकते हैं कि सेक्टर को कॉम्पिटिटिव होना है, ये होना है, वो होना है, लेकिन एफटीए के कॉन्टेक्स्ट में सब चीज़ें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। एफटीए कॉन्टेक्स्ट में केवल ये डिस्कस करना है कि बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैं यहीं रुकता हूँ। शशांक सर, इंटरेस्टिंग पॉइंट अजय श्रीवास्तव जी ने उठाया। देखिए हमारे यहाँ तो जो है लोग बाग ये नाराजगी दिखा रहे हैं कि साहब अगर मर्सिडीज खरीद लें और 10 साल अगर डीजल की है तो उसमें खत्म हो जाएगी, या 15 साल में खत्म हो जाएगी। और कई बार तो वो 3,000 4,000 किलोमीटर चली होगी तभी वो कंडम कर देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता ये है कि वो जगवार वाले बेचारे सिर पीटेंगे अपना और कहेंगे कि भाई क्या करा जाए। और दूसरा ये दबाव पड़ेगा आपको मर्सिडीज वगैरह का भी और BMW का, वो बहुत पॉपुलर गाड़ियां हैं यहाँ पे भारत में, कि वो कहेंगे कि आपने इनको दे दिया है तो हमको भी हाई एंड पे जो है दीजिए, और 15 साल का लिमिट मत लगाइए, गाड़ी की क्वालिटी पर लगाइए। तो अब ये देखने की बात है कि भारत में क्या इसमें फाइन ट्यूनिंग होगी या नहीं होगी। ये फाइन ट्यूनिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन ऑटो सेक्टर में हम लोग बड़ी गाड़ियों पे बात तो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो आप लोगों की बातों से कि अगले कुछ साल ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ही डायनामिक होने वाले या फिर बदलने वाले हैं काफ़ी सिनेरियो यहाँ पे। लेकिन ऑटो कंपोनेंट भी एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें खासतौर से MSAB इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके लिए हम यूके ने ड्यूटी काफ़ी कम की है। रालान साहब, ऑटो कंपोनेंट वालों के लिए तो अच्छी खबर आ गई है। अच्छी खबर है, ऑटो कंपोनेंट्स जो बना रहे हैं दे आर मेकिंग वेरी हाई एंड पार्ट्स। आपको मैं बताऊं कि अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो कार बना रही हैं, बसेस बना रही हैं, उनके सारे पार्ट्स यहीं से इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। हालांकि उन्होंने एक ड्यूटी भी लगा दिया ट्रम्प साहब ने, लेकिन यहाँ से होते हैं, यूरोप में जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से वो एक्सपोर्ट होते हैं। दे आर as good as any European good industry. So it's a very matured industry, MSME भी। तो फायदा होने वाला है। उल्टा मैं ये कहूँगा जो ऐसी इंडस्ट्रियां हैं
जो माइक्रो से भी ऊपर चली गई हैं लार्ज में, उनको एफटीए में बहुत सहायता मिलेगी। और एफटीए जो होगा, सॉरी मतलब आई एम सॉरी, इंग्लिश थोड़ी हिंदी मैं आपके पास मैं वापस आपके पास आऊँगा। नरेश कौशिक साहब, इस एग्रीमेंट का एक बड़ा हिस्सा ये है कि सर्विस सेक्टर के लिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कही हैं, उस एग्रीमेंट में शामिल किया है। जो प्रोफेशनल है ख़ास तौर से उनके लिए एक बड़े मौके की बात कर रहे हैं, चाहे योगा ट्रेनर की बात हो या फिर दूसरे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लायर हो, उनकी बात हो। तो यूके में इसकी कितनी डिमांड रहती है? यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात आपने नोट की होगी, इस एग्रीमेंट में भारत ने कुछ चीजों पे कोई समझौता नहीं किया है। जैसे जो कानून वाला जो मसला है, जो यहाँ के जो लॉयर्स हैं वहां पर प्रैक्टिस कर सकें भारत में, इसको भारत ने अभी सहमति नहीं दी है। लेकिन भारत के जो लोग, भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ आएंगे। और एक इन्होंने एक जो बड़ी छूट दी है, जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी का जो इनको देना पड़ता था सबको, यहाँ पर जैसे हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमें यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस देना पड़ता है। जो टेम्परेरी वर्कर्स आएंगे भारतीय कंपनियों को यहाँ पर, ये भारत के इस एग्रीमेंट, ब्रिटेन के इस एग्रीमेंट में ये माना गया है ब्रिटेन द्वारा कि उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी ये टेम्परेरी वर्कर को सोशल सिक्योरिटी नहीं देना। हमारे दर्शकों के लिए नरेश कौशिक जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि है क्या, चूंकि आप वहां पे रह रहे हैं और आप ये टैक्स देते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या दरअसल जो भी यहाँ पर रहता है, जो नेशनल हेल्थ सर्विस, जो यहाँ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है उसको इस्तेमाल करता है, उसको अपने तनख्वाह का, अपने वेतन का या अपनी इनकम का एक हिस्सा आपको सरकार को देना होता है। उसी से ये नेशनल हेल्थ सर्विस चलती है। तो जो भारत से या दुनिया भर से जो यह लोग यहाँ करने आते हैं, उनको भी वो देना पड़ता था। तो बहुत सारे देशों ने यहाँ ब्रिटेन की सरकार के साथ में ये एग्रीमेंट कर लिया था कि हमारे जो टेम्परेरी वर्कर हैं उनको ये टैक्स ना देना पड़े। तो भारत के लोगों को फिर भी देना पड़ता था। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट के तौर पर ही आते हैं, और उनको 2 साल क्योंकि काम करने की छूट है, उसके बाद में उनको नेशनल इंश्योरेंस देना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारा तो सारी इनकम नेशनल इंश्योरेंस में चली जाती है। तो भारत सरकार ने इस एग्रीमेंट के जरिए ये कर लिया है, ये इनसे मनवा लिया ब्रिटेन की सरकार से कि जो टेम्परेरी वर्कर हैं, तो अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने के लिए आएंगे भारतीय, उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको ये नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंश्योरेंस वाला कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ इसमें नहीं देना होगा तो फिर उनको सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। अगर नहीं देना होगा तो सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी उनको मिलेगी, फिर भी वो नेशनल सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि जो उनको बुलाएगा उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो आलोचना हो रही है, हाँ, सरकार ये कह रही है कि देखिए, हम ये कोई छूट यहाँ के भारत की कंपनियों को नहीं दे रहे हैं, हम वहां जो कंपनियों में जो काम करने आ रहे हैं वो उनको इसी तरह से दे रहे हैं जैसे और देशों के लोग यहाँ आते हैं, उनको हम छूट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियों का इससे टैक्स कम हो जाएगा। कंपनियों को तो अनुदान, क्योंकि यहाँ होता क्या है कि पहले जो वर्कर को जो टैक्स देना पड़, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन देना होता है, उतना या उससे ज्यादा एम्प्लॉयर को देना होता है, यानी कंपनी के मालिक को देना होता है। तो वो तो उनको देना पड़ेगा, उनको कोई छूट नहीं। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए उनको कोई छूट नहीं। हाँ, इसलिए ये बहुत समय कम, इसलिए महत्वपूर्ण बीच में आपको महत्वपूर्ण, हाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समय कम, इसलिए आखिरी सवाल अजय श्रीवास्तव जी आपसे कि इस डील के जरिए यूएसए को हम लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर को, डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं खोला है और यूएसए इन सब के लिए दबाव भी डाल रहा है। तो यूएसए के साथ डील से पहले ये डील यूएसए के लिए क्या मैसेज है? नहीं, यूएसए तो किसी दूसरी ऑर्बिट में है, वो कोई मैसेज वैसे किसी का सुन नहीं रहे हैं। उनका जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। उनकी टीम कुछ बना के मिस्टर ट्रम्प को दे रही। जैसे मैंने जापान वाला सुना कि जापानीज नेगोशिएटर और यूएस टीम ने बनाकर एक पर्चा दिया यूएस प्रेसिडेंट को, उस रूम में बैठे थे, उन्होंने वहीं पर करेक्शन किया
$400 बिलियन जो जापानीज इन्वेस्टमेंट होता है यूएस में, और 50% प्रॉफिट जापान लेना था। ट्रम्प साहब ने कट करके उसको 490 कर दिया, और 50% प्रॉफिट को 90% प्रॉफिट ऑफ यूएस कर दिया, और वो अनाउंस कर दिया उन्होंने बिना जापान से बात करते हुए। तो यूएस तो ये सब चीजें जो है ना कि हम क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, उससे बहुत ऊपर उठ चुका है अभी ट्रम्प के बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि अलग अलग ऑर्बिट में बैठा हुआ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है। लेकिन जब डील होगी तो फिर हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।